हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 10 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नया आए हो तो। और जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में कौन सा देश शामिल हुआ? अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ये दो नए देश जुड़े हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये ब्रिक्स की बैंक कहलाती है, इसे ब्रिक्स का बैंक कहते हैं। अब ब्रिक्स का बैंक कहते हैं मतलब आप समझो कि ब्रिक्स में अभी 10 सदस्य हैं और 10 पार्टनर हैं, जैसा कि मतलब कि 10 मेंबर और 10 पार्टनर, 10 साझेदार कह सकते हो आप लोग। इससे मतलब 11 सदस्य हो गए हैं डेवलपमेंट बैंक में। अब एनडीबी में 11 सदस्य हो गए हैं। देखिए 17वीं इस बार की समिट थी जैसे कि, और पहले की कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को एनडीबी में ज्वाइन करा लिया है। तो एनडीबी में कुल सदस्य कितने हो गए अभी? 11। ब्रिक्स में कुल सदस्य 10। अब जैसे ये देखिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन अभी आपने देखा था ब्राजील में हुआ था, रियो ब्राजील में, ये 6 और 7 जुलाई को आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर हुआ। अच्छा, एनडीबी की स्थापना 2015 में की गई थी, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। तो ब्रिक्स देशों ने मिल करके इसे स्थापित किया था। ब्राजील है, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, आगे चल करके ये बांग्लादेश, अल्जीरिया, अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया, ये सब जो जुड़ गए इससे, किससे? ये बैंक से। फिर अब 2 देश कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जुड़ गया, जैसे कि टोटल संख्या हो गई 11। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में है। स्थापना हुई थी 2015 में और ब्रिक्स का ये बैंक कहलाता है, जैसा कि इसका ब्रिक्स का बैंक होता है। होलियन लॉकी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल आईपीएल टीम कौन बन गई है? तो बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी पहली बार इस बार खिताब जीती है, पहली बार। और पहली बार जीत के जैसे जीतते ही इसने क्या किया, पहली बार आईपीएल खिताब जीती है 17 सालों के इतिहास में। और पहली बार आईपीएल जीतने के बाद ही यह सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन गई है। वैसे भी सोचो कि देखो 17 साल नहीं जीती थी, फिर ये टॉप 5 में तो हुआ करती थी, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल टीमों में इस बार तो ये टॉप पर पहुंच गई है। इस बार इसने चेन्नई सुपर किंग्स मतलब सीएसके, मुंबई इंडियंस एमआई, इन सबको पीछे किया है। एमआई और सीएसके को ये पीछे कर दी है। मोस्ट वैल्यूएबल बनी है। देखिए कितना वैल्यूएशन हो सकता है इसका, मतलब इसकी जो बात करें तो 269 मिलियन इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस की 242 मिलियन, और जैसे कि हम अगर बात करें तीसरा चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की 235 मिलियन इसकी पहुंच गई है सीएसके। टोटल आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल एंटरप्राइज की वैल्यू 12.9% इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है। ये हो गई है 18.5 बिलियन। सोचो 18.5 अरब डॉलर की कंपनी है आईपीएल, केवल डेकाक्रॉन से भी ऊपर बन गई है। खैर, ये होलियन लॉकी की रिपोर्ट है, इसे ध्यान रखना आप लोग। साथियों, हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? फेस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी शुरू कर दिया है राशन वितरण के लिए। जो कि सार्वजनिक राशन वितरण होता है ना, उसमें अब फेस रिकॉग्निशन टेक्निक होगा, मतलब लोगों का चेहरा स्कैन होगा, उसके बाद उनको राशन दिया जाएगा। इससे पहले बायोमेट्रिक होता था। बायोमेट्रिक चीजें शुरू होती थी। कभी कभी क्या दिक्कत आती थी ना, क्योंकि देखो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, कई बार उनके जो हाथ हैं बहुत ज्यादा खुरदुरे हो जाते हैं। काम देखो करते हैं वो लोग, अपना हार्ड वर्क करते हैं, इस वजह से वो ठीक से फिंगरप्रिंट हो नहीं पाता था इनका। तो इस समस्या से उभरने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक शुरू किया गया है। सबसे पहले किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत करी है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो अब फेस रिकॉग्नाइजेशन करके राशन कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू राशन वितरण करेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई आप उसके मेंबर हो ही कि नहीं। अब आप कहोगे कि जैसे मान लो पापा के नाम है राशन, तो कार्ड अगर बेटा चला गया तो कैसे मिलेगा? राशन कार्ड में क्या होगा? आधार कार्ड होगा लिंक। नॉर्मल सी बात, फैमिली मेंबर होते हैं तो आधार कार्ड भी लिंक होता है उनका। तो ये बेसिकली आधार कार्ड के डाटा से मैच कराएगा, तो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जैसे ही होगा वैसे ही आधार कार्ड के सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। तो आपका परिवार रजिस्टर में नाम अगर होगा
तो वह भी आप आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आप उस फैमिली से हो। जब आप फैमिली से होगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो आपकी फैमिली को एक बार मिल गया तो दूसरा कोई आपकी फैमिली से जाकर दोबारा नहीं ले पाएगा, मतलब एक ही बंदा ला सकता है ना। तो ये टेक्निक होगी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। फर्स्ट यूज आधार फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर द राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए ये फेस अर्थ की जो मतलब क्या बात करें, इसका यूज करेंगे। फेस अर्थ, फेस ऑर्थन जैसे कि ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप के जरिए होगा ये। और जो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें एफपीएस डीलर होंगे, ये एफपीएस डीलर की बात हो रही है। तो ये राशन का जो वितरण करते हैं उनकी मोबाइल में ये ऐप रहेगा। केरल सरकार ने अपने पहले स्किन बैंक को कहां पर खोलने की घोषणा करी। केरल सरकार की बात हो रही है तो केरल सरकार ने कहां पर खोला है। अब केरल में खोला है तो केरल के राज्य के अंदर कोई भी जिला होगा। स्किन बैंक लोगों के टिश्यूज को, मतलब लोगों के स्किन को स्टोर किया जाता है। कैसे लोगों के जो मान लो एक्सीडेंटल होते हैं, डेथ हो गई है, मान लो हार्ट अटैक आ गया, तो भाई मतलब हार्ट अटैक आ गया तो कोई मर्डर हो मतलब जो हो गया, आप समझ सकते हो, गोली से या किसी भी तरीके से मान लो जो मतलब मर जाते हैं, जो मतलब कि ऐसा कोई दुर्घटना जिसकी वजह से अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका जो शरीर का लगभग मैक्सिमम पार्ट सही रहता है, सलामत रहता है और उनसे फिर स्किन निकाली जाती है। स्किन को बैंक में स्टोर कर दिया जाता है। फिर ऐसी स्किन को उन लोगों पर यूज किया जाता है जो लोग मान लो किसी आग जले से मतलब जले गए हों, बर्नआउट हो गए हैं या झुलस गए हों, कोई धमाका हुआ या कोई आग लगा, सिलेंडर लगा, इन सब की वजह से अगर झुलस गए हो या किसी का अगर मान लो कि प्लास्टिक सर्जरी करानी हो, तो ऐसे मामलों में यह स्किन बैंक की स्किन उनके लोगों पर काम आएगी। बहुत सारे लोगों पर तेजाब अटैक हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मतलब चेहरा खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर ये स्किन बैंक मतलब काम करेगा, उनकी स्किन चेंज कर सकते हैं, फेस चेंज करा सकते हो। तो ये स्किन बैंक है जैसा कि, और बहुत जैसा कि काम का है, एक तरीके से आप समझ सकते हो काम आने वाला है, खास करके उनके लिए जो जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, ऐसे लोगों के झुलसे हुए मरीजों के इलाज में ये काम आएगा। तो तिरुवनंतपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल या कहें एनसीएच में ये शुरू किया गया है। केरल का पहला स्किन बैंक होगा। केरल राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने इसका मंजूरी दे दी है। विलियम शेक्सपियर पर आधारित अपनी पुस्तक कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किसने किया? तो विलियम शेक्सपियर आधारित है ये, इस पुस्तक को लिखा है वीएस रवि ने और इन्होंने ही अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट। ये बहुत तगड़े वाले फैन रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये फैन हो गए थे, मतलब तगड़े वाले इनकी कविताएं पढ़ा करते थे। आप जानते हो विलियम शेक्सपियर जैसे जाने माने एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। तो वीएस रवि जो आज के टाइम पर रिटायर्ड है, आईपीएस अधिकारी हैं और वो खाली समय सब रहे हैं, तो अब मतलब इन्होंने पुस्तक लिख डाली है। यह पुस्तक अब आपको याद रखना है, हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जैसे 6 जुलाई 2025 को सीएसआईआर ने जो भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक है, ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। भारत का है पहला राष्ट्रीय बायो बैंक। जो ये होगा ना, ये लोगों के बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करेगा, लोगों के जीनोम डाटा को स्टोर करेगा और जीन को स्टोर करेगा। जैसे कि क्या होगा ना, इससे पता लग पाएगा कि आनुवांशिक कोई जैसे अगर बीमारी चली आ रही है उसका क्या इलाज हो सकता है। आपको अगर याद हो तो लगभग 1 साल जैसे हम बता दें कि ये जो मतलब आनुवांशिक की बात हो रही है, इसके बारे में जो चर्चा हुई थी, बैंक खोला जाएगा, पर आपको बताया होगा कि हर व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की जाएगी। मतलब प्रोफाइलिंग के जरिए क्या होगा ना, जैसे आभा कार्ड सिस्टम शुरू किया गया ना, आभा कार्ड सिस्टम उत्तर प्रदेश में, हालांकि अभी ये ग्राउंड लेवल बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है, उतना सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ये बड़ी तगड़ी चीज है। जैसे इसमें हर व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की जाएगी। हेल्थ प्रोफाइलिंग जैसे आप ना जब जैसे कि आपके कार्ड में उसकी सारी डिटेल होगी, आपका नाम क्या है, पता क्या है, पिता का नाम क्या है, या फिर आप कहाँ से हो, बायोमेट्रिक क्या है, ये सब आपका डाटा उसमें रहता है। डालते ही स्कैन करते ही सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही जब हेल्थ कार्ड आपका रहेगा ना, तो उसके जरिए आपके हेल्थ में सारी चीजें, सारी बीमारियां जो हुई है ना, जब हुई हैं, क्या क्या आपने दवाइयां ली हैं और क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन लिए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ये सब आपको वहीं पर रहेगा डिटेल। इससे क्या होगा,
आगे जब भी कोई बीमारी होगी तो उसी के अनुसार जो डॉक्टर होंगे, एक तो समय बचेगा, रिपोर्ट पूरा तैयार हो जाएगी, पहले से पता रहेगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें रही हैं और क्या क्या बीमारियां हैं, और दूसरा सही इलाज भी मिल पाएगा। तो ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है। यहाँ आनुवंशिक डेटा को स्टोर किया जाएगा और स्वास्थ्य और आनुवंशिक डेटा को, जेनेटिक डेटा को स्टोर किया जाएगा। ये जीनोम इंडिया परियोजना के तहत किया जा रहा है। शुरुआत में 10,000 ऐसे लोगों को आनुवंशिक और स्वास्थ्य डाटा, जीवन शैली से जुड़ा डाटा, ये सब स्टोर किया जाएगा। फिर बाद में और लोगों को, तो उसके बाद उसे पैटर्न लगेगा कि मतलब जैसे कोई एक रेयर बीमारी आ गई तो ये कितने लोगों में मतलब हुई है, पैटर्न क्या है इसका, और इनमें इलाज क्या होगा, कैसे लड़ा जा सकता है इस बीमारी से, ये सब पता लग पाएगा। तो CSIR जैसे कि इसके द्वारा मिलकर के नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। 6 जुलाई को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के द्वारा पूर्वोत्तर जिलों के लिए जारी दूसरा जो SDG इंडेक्स सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन बना? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आया करे ना, उसको आप बिल्कुल रट सकते हो, रट लो, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट पूछी जाती है, चाहे वो राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर के हो, या कहें कि गरीबों को लेकर के आई हो, या चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के हो, चाहे या पूर्वोत्तर राज्यों को सोशलाइज जारी किया गया है। ये सब रिपोर्ट नीति आयोग की जब भी आती है उसको ध्यान से पढ़ना होता है आप लोग को, एंड ये क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जैसा कि अब रिवीजन करके आप जाना जरूर इस क्वेश्चन को, जैसा कि है। देखिए, चलिए, तो जैसा कि नीति आयोग ने अभी पूर्वोत्तर जिलों के लिए, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के लिए दूसरा SDG इंडेक्स जारी किया, मतलब सेकंड संस्करण है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स है ये। अब बढ़िया प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा है इस बार, जैसा कि पूछा जा रहा है, तो वो जिला रहा है यहाँ पर कौन सा, हनाथियाल मिजोरम। कौन सा? हनाथियाल मिजोरम का ये दिया गया है। सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया, और सबसे बेस्ट प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन किया किसने? तो अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग सबसे खराब, मतलब सबसे बुरा, बैड मतलब इम्प्रेशन दिखाया है सबसे। अब अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग, ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताएं हम, तो ये जो हिमाचल प्रदेश से सबसे खराब बताया जा रहा है, ठीक है, और वही जगह पे मेघालय की फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, मेघालय में फर्स्ट। अब यहीं पर मेघालय की राजधानी हम बता दें शिलोंग है, जैसा कि, और लेकिन ये जो बताया गया ये जिला दूसरा है, राजधानी अलग होती है, जिला दूसरा होता है। 2021 में तो 2021 की और 22 की रिपोर्ट थी ना, उसमें तो 2023-24 की बात करें तो ये रिपोर्ट आई है, ये 85% जिलों में उसकी ग्रोथ दिखाई है इसमें। मतलब पिछली बार की जो एयरपोर्ट से और अब की बार की रिपोर्ट में मतलब 85% जिले ऐसे रहे जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, वृद्धि की है। तो यहाँ 7 जुलाई को नई दिल्ली में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने, और संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने इसके सहयोग से जारी किया है। जैसा कि अब जारी नीति आयोग है, लेकिन सहयोग किनका मिला है? 8 राज्यों के 121 जिलों की SDG का यानी सतत विकास लक्ष्यों का प्रगति इसमें मापा गया है। और इसमें जैसे कि हमने आपको बता दें कि 85% जिलों ने पिछली रिपोर्ट की तुलना में सुधार किया है। इसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके सभी जिलों ने फ्रंट रनर की श्रेणी हासिल कर ली है। अब ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नीति आयोग के बारे में बेसिक चीजें आप जानते हो। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। VVR सुब्रमण्यन, जो कि कौन है? ये इसके CEO है। क्या है? CEO है। किसके? नीति आयोग की बात हो रही। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। वहीं पर अगर अध्यक्ष की बात रखें, देखिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों में फर्क है। उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, और लेकिन अध्यक्ष की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी हो प्रधानमंत्री वही रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, कोई भी। ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी हमेशा रहेंगे। अगर बाई चांस मोदी जी का कोई भी होता है, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, उसी को कहा जाएगा इसका अध्यक्ष नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में इंडिगो एयरलाइंस ने अपना गैरकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो इंडिगो एयरलाइन ने अपना जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है अमिताभ कांत को। ब्रिलियंट व्यक्ति हैं जैसा कि अमिताभ कांत,
और बहुत जगह जैसा कि सेवाएं भी दे चुके हैं अपनी। भारत सरकार में समझो 35 से 40 साल तक की इन्होंने सेवाएं दी हैं। बहुत सारे पदों में ये देखो, जैसे कि एक्सीलेंसी की पहचान यही होती है कि आपको जहां कहीं भी आप जाओ ना, मैटर खड़े होते हैं वहीं पर आप खड़े होते हैं। तो वही बात है कि इनको याद करती थी। जब भी कोई चीज नया करना होता था ना, जब भी कोई चीज होता था ऐसा कि चलो उनसे बड़ा सुधार करना है, तो बड़े दिमाग की जरूरत होती है, तो अमिताभ कांत को याद किया जाता था। चाहे वह नीति आयोग के सीईओ का पद रहा हो, चाहे G20 का शेरपा रहा हो, या मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, इन सब जैसे अभियान जो रहे हैं ना, बहुत सारे सचिव के पद पर हो, तो ऐसा है बहुत सी जगहों पर अमिताभ कांत जी को याद किया गया। और इन्होंने भारत सरकार के लिए एक अच्छा खासा योगदान दिया है। जैसे कि 35 से 40 साल तक, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन 35 से 40 साल तक इन्होंने सेवा देकर के रिटायरमेंट लिए हैं। तो रिटायरमेंट लेने के बाद अब यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन ने इनको बुलाया और इंडिगो एयरलाइन ने इनको अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ये देखती रहती हैं कि जो रिटायर IAS है ना, रिटायर सचिव है, इनको अपने कंपनी के बोर्ड में शामिल कर लो। सैलरी ही तो लगेगी, सैलरी तो दिया जाएगा, लेकिन बदले में ये बहुत सारा अच्छा इंटेलिजेंस दे सकते हैं, अपना अनुभव या शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी के बोर्ड में शामिल किया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे जैसे कि SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, तो उनकी बहुत सारी बैंकों ने अपने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए आगे चलकर। ऐसे ही इनको तो अमिताभ कांत जैसे कि फिलहाल ये होंगे इंडिगो एयरलाइन के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो स्थापना 2005 में हुई थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में इसका हब है। हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे, हब कहेंगे। संस्थापक और MD राहुल भाटिया हैं और CEO पीटर एल्बर्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय यात्रियों के लिए UPI द्वारा भारतीय रुपए में भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहला, जैसे कि पहला बात हो रही है यहाँ पर, कैरेबियाई देश कौन बना? UPI द्वारा भारतीय रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, अब वो देश पहला बन गया है, कैरेबियाई देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर अभी PM मोदी जी गए थे। PM मोदी अभी घाना भी गए, ब्राजील भी गए, अर्जेंटीना और अभी नमीबिया पे है। तो जैसा कि ये 5 देशों की यात्रा पर गए थे, इसी में ये जब त्रिनिदाद और टोबैगो गए थे तो उनको UPI के लिए कहाँ पर अप्रूवल दिलवा दिया है कि भाई चलो अब UPI एक्सेप्ट करो आप। तो अब UPI के द्वारा जो लोग नागरिक, आप भारतीय नागरिक होंगे ना, भारतीय टूरिस्ट होंगे या व्यापारी होंगे, वहां पर जाएंगे तो सब आप UPI के थ्रू डायरेक्ट रुपए में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है और दुनिया का 8वां देश बन गया है। तो ये बात ध्यान रखना आपको, दुनिया का 8वां देश और कैरेबियाई देश पहला। आप कहोगे जैसे कि इसमें पहले बताया था कि UPI की दुनिया भर के लगभग 15 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन देखो UPI की 2 तरीके से यूज कराया जा रहा है। कैसे? या कहें 2 तरीके से बेचा भी जा रहा है, विदेशों में फैलाया जा रहा है। कौन कौन से तरीके होंगे? 2। तो देखिए, पहला तरीका कि पूरा का पूरा UPI सिस्टम ही वहां पर अप्रूव करा दिया जाए। जैसे यहाँ पर चल रहा है एज इट वहां पर चलेगा सेम, मतलब रुपए में ट्रांसफर कर पाएंगे, वो करेंसी चेंज नहीं होगा, वहां पर पेमेंट कर पाएगा। दूसरा सिस्टम यह है कि UPI की टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है, मतलब हम लोग जो UPI बनाए उसका थ्रू, तो टेक्नोलॉजी जब शेयर की जा रही है, जहां जहां पर वो UPI मिलता जुलता कुछ और जैसे अपना बना ले रहे हैं वो लोग, तो कुछ और अपना बना ले रहे हैं, इनका एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं और वो अपने नाम से लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी सुविधा भी 2 तरीके से शेयर की जा रही है। तो टोटल 15 से ज्यादा देश आज के टाइम पर UPI यूज कर रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझो गूगल पे यूज करते हो। गूगल पे ये पूरा अमेरिका का है कंपनी। गूगल पे गूगल कंपनी है, तो पूरा एज इट इज जैसे हम बता दें इस हम लोग यूज करते हैं। अब यही अगर जैसे कि होता कि गूगल पे अपना कुछ ऐसा सोर्स कोड देता, कुछ ऐसा कर देता जैसे एंड्रॉइड का अपना सोर्स होता है और हम लोग जैसे अपना ऐप बना करके एंड्रॉइड पर यूज करते हैं, लेकिन उसने कोड दे दिया, मतलब क्या कोड दे दिया, सोर्स कोड ओपन कर दिया। अब ये क्या मतलब हम लोगों ने अपना लॉन्च किया। ये बात है कि यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट जो इंटरफेस की अगर बात करें तो जिसका दुनिया भर डंका बज रहा है। मतलब देखिए, तो UPI की शुरुआत हुई थी 2015 से, इसको शुरू किया गया था 2016 में। इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो NPCI के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब नेशनल कॉर्पोरेशन
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अभी वही संचालित करता है। NPCI मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, यही UPI शुरू किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की खास बात यह है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है बिना किसी और बिचौलिए की। ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर इंटीग्रेट करवाकर करता है पैसे का, जैसा कि आप जानते हो। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो जैसे कि पहली भारतीय अभिनेत्री की बात हो रही है, ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। अब हॉलीवुड वॉक ऑफ फिल्म स्टार से सम्मानित किया गया है इनको। ऐसे 35 को सम्मानित किया गया है, जैसे कि उनमें से ये भी है एक। अब ये मतलब देखिए, यहाँ पर न्यूज बनी है कि भारतीय अभिनेत्री को नहीं सम्मानित किया गया है इस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से। एक्चुअली में ना, इन्होंने हॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में करी हुई हैं। प्रियंका चोपड़ा भी हॉलीवुड में कई फिल्में कर चुकी हैं और करती भी हैं। अभी एक और स्टेट आया है मूवी, तो देखो यहाँ पर मतलब हम आपको बता दें, हॉलीवुड को भी सम्मान मिलेगा। देखो तो आप कि वहाँ की हीरोइनें जो हुए ना, वो थोड़ा सा ग्लोबल हो रही हैं। आपकी हीरोइनें जो है ना, वो अब ग्लोबल तरीके से हो रही पूरे में, इस वजह से ग्लोबल लेवल के सम्मान भी पा रही हैं। यही वजह है कि आप ये पहली बन गई हैं भारतीय। अभी इनसे पहले इसीलिए अभी तक कोई नहीं जीता था। क्रॉस ऑफ 2026 की लिस्ट आई हुई है, इसमें 35 नामों को चुना गया है। 35 को ये अवार्ड दिया जाएगा, उनमें से एक ये भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन ने कौन सा पदक जीता? अब भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन की बात हो रही है। इन्होंने पदक जीत लिया है, कौन सा? गोल्ड पदक अस्ताना ने विश्व मुक्केबाजी कप हुआ है। और विश्व मुक्केबाजी जब शुरू हुआ मार्च से और चलेगा ये नवंबर तक। अब इसी बीच ये कई जगहों पर आयोजित होगा, जैसे 31 मार्च को शुरू हुआ था, उसके बाद फिर अप्रैल में शुरुआत में, और 31 मार्च को ये आयोजित हुआ पहले ब्राजील में आयोजित हुआ। उसके बाद फिर अभी अस्ताना में जैसे आयोजित हो रहा है कजाकिस्तान, अभी कहीं और भी आयोजित होगा, फिर ऐसे ऐसे करके नवंबर तक आयोजित होगा। ये विश्व मुक्केबाजी कप अलग अलग जगह पर, जब ब्राजील में आयोजित हुआ था तो भारतीयों ने 6 मेडल जीते थे। अभी जब आयोजित हुआ है अस्ताना में तो भारतीयों ने जीते हैं 11 मेडल। इसी में भारतीय मुक्केबाज हैं जैस्मिन, इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। अब इन 11 मेडल्स में 3 आए हैं, इनमें से एक गोल्ड जैस्मिन के नाम हो चुका है। और जैसे कि बाकी के 2 हम बात करें तो वो किसके नाम गए हैं? बाकी के 2 गोल्ड की बात हो रही है, क्योंकि देखिए टोटल 11 आए हैं, अभी वर्तमान में बात हो रही है। अब साक्षी और नुपुर के हैं बाकी के 2। इन्होंने देखिए जैस्मिन जो है लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता हुआ है, और साक्षी ने 54 किलोग्राम में और नुपुर में 80 किलोग्राम में अपने अपने भार वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हुए। कुल मेडल है 11 आए हैं, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुक्केबाजों ने अप्रैल में 6 मेडल जीते थे। ये अस्ताना कजाकिस्तान में अभी हुआ है वर्तमान में। तो ये थे साथियों आज के टॉप 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो चैनल पर। तो देखिए साथियों, इसको आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।